गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं म्यूजिकल स्कूल एकेडमी से युवराज सिंह पवार 12th क्लास का अध्याय फर्स्ट न्याय। हमने पुराने वीडियो में न्याय की सिद्धांत के बारे में बातें की थी। किस तरह से न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से मध्यकाल आधुनिक काल, इस तरह से न्याय की अवधारणा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल का अध्ययन किया था हमने, उसके बाद मध्यकालीन जो विचारक थे उनका अध्ययन किया था कि उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, उन्होंने कौन कौन से न्याय की परिभाषा दी थी, उसका अध्ययन हमने किया था। अब हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में न्याय के कौन कौन से विचारक हैं और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल में न्याय के विचारक, पहले हमने प्राचीन काल के विचारकों के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कौन कौन सिद्धांत दिए थे। इसके बाद मध्यकालीन जो विचारक थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब आधुनिक यानी वर्तमान के समय में जो विचारक हैं वो कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसमें जो विचारक हैं उनके अंदर हॉब्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल, जेम्स मिल, तथा जॉन रॉल्स। इस तरह से ये जो 5 विचारक हैं यह आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा, न्याय के सिद्धांत देने वाले प्रमुख विचारक के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें सर्वप्रथम हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से जो न्याय की परिभाषा है, अवधारणा है, वह समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन काल में पढ़ा था हमने किस तरह धर्म से संबंधित जोड़ के बताया गया था उसे, और फिर मध्यकाल में जो ईसाई धर्म का प्रभाव था राजा के ऊपर उसके बारे में पढ़ा था, और आधुनिक काल में किस तरह से इसके विचार में परिवर्तन आया उसमें हम बात करेंगे। सर्वप्रथम डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम यह आधुनिक काल के न्याय के विचारक थे। इनका कहने का अर्थ था कि न्याय क्या है, नियमों की पालना मात्र। इन्होंने कहा था जो न्याय है, न्याय नियमों की पालना मात्र है, पालना मात्र है। डेविड ह्यूम ने कहा था कि जो न्याय है वह जो हमारा नियम है, जो हमारे राज्य के नियम बनाए गए हैं, चाहे प्रकृति के द्वारा दिए गए हो या किसी राज्य के द्वारा दिए गए हो, समाज के द्वारा दिए गए हो, उन नियमों का हम जो पालन करते हैं वह पालन ही न्याय कहलाता है। इस तरह से इन्होंने नियमों को ही क्या माना, नियमों का पालन करना ही न्याय माना है। इसके बाद एक दूसरे विद्वान हुए
जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद को उन्होंने जन्म दिया, प्रवर्तन दिया। तो जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। उपयोगितावाद का जनक माना जाता है या प्रवर्तक माना जाता है। यानी जो भी प्रकृति के द्वारा या राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा जो वस्तुएं हमें दी गई हैं, जो अधिकार कर्तव्य हमें दिए गए हैं, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसको ही उपयोगितावाद कहा गया है। उसके जो जनक हैं, प्रवर्तक हैं, जनक या प्रवर्तक, जनक या प्रवर्तक जेरेमी बेंथम को कहा जाता है। जेरेमी बेंथम ने कहा था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जितने अधिक लोग होंगे वह प्रकृति और नियमों का उतना ही अधिक क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उनको सुख प्राप्त होगा। तो इन्होंने अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख नामक सिद्धांत दिया। इसके बाद तीसरे जो विद्वान थे जेएस मिल। जेएस मिल जेएस मिल, इनका पूरा नाम जॉन स्टोन मिल था। इन्होंने कहा था कि जो न्याय है वह सामाजिक उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने न्याय को सामाजिक उपयोगिता के आधार पर बताया है। जेएस मिल ने कहा कि जो न्याय है उसको समाज के सभी वर्ग, सभी जाति समुदाय, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका उपयोग करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने सामाजिक उपयोगिता की बात कही। इन्होंने ये कहा कि न्याय सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए इन्होंने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का आधार माना है। उन्होंने बताया कि जो समाज है, समाज में सभी लोगों को उसका उपयोग करना चाहिए न्याय का, इसीलिए इन्होंने सामाजिक उपयोगिता पर अधिक बल दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति इसी से क्या होगा, मनुष्य अपने खुद की सुरक्षा कर सकेगा और दूसरों की सुरक्षा भी कर सकेगा। इसीलिए इन्होंने सामाजिक उपयोगिता पर अधिक जोर दिया है। इसीलिए इन्होंने अंत में ये कहा है कि जो उपयोगिता है वही न्याय का मूल मंत्र है। इसलिए इन्होंने सामाजिक उपयोगिता को न्याय का मूल मंत्र माना है। इसके बाद हम बात करेंगे जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। चौथे जो विद्वान है जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। देखिए प्रत्येक जो विद्वान है उन्होंने सभी अलग अलग उनके विचार डाल रहे हैं, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, उनके विचार अलग अलग हैं। तो जो जॉन रॉल्स थे इनके भी न्याय संबंधी विचार अलग हैं। इन्होंने अपने विचार और सिद्धांतों को एक पुस्तक में लिखा है। उनकी पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस।
इनकी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, यह इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में इन्होंने न्याय संबंधी विचार और सिद्धांत दिए हैं और इसी पुस्तक में उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा दी है। इनका जो वो मुख्य बिंदु है वह है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जॉन रॉल्स ने न्याय और सामाजिक न्याय का अलग बांटा है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी को क्या करना चाहिए, न्याय का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए इनका जो न्याय का विचार है सामाजिक न्याय कहलाता है। जॉन रॉल्स ने जो प्राचीन विचारधारा थी उसका भी उन्होंने विरोध किया और इन्होंने उपयोगितावाद का खंडन किया। इनका कहना है कि यदि अधिकतम लोग अधिकतम सुख के आधार पर वह सिद्धांत पर कार्य करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुमत ज़्यादा हो जाएगा और वह तानाशाही स्टार्ट हो जाएगी। एक ही व्यक्ति की दादागिरी होगी और उससे क्या होगा, राज्य की प्रशासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी और वह अच्छी तरह से राज्य कार्य नहीं कर सकेगा। इसी तरह जॉन रॉल्स नैतिक सिद्धांतों की बात करते हैं। उनके सिद्धांत में, जॉन रॉल्स के सिद्धांत में नैतिक सिद्धांतों की बात आती है। जो व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक सिद्धांत व आदर्श, यानी जो उनका न्याय संबंधी विचार नैतिकता पर आधारित है और आदर्श पर आधारित है। इनका ये विचार है कि अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी जितना व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा वह खुद की सुरक्षा कर सकेगा और दूसरों की सुरक्षा कर सकेगा। तो इनका ये विचार है कि अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और यह ताकि वो अपने खुद की भी क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। और इन्होंने सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को समाज के रूप में और आर्थिक रूप में स्वतंत्र होना चाहिए। किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति को बराबर सम्मान मिलना चाहिए और आर्थिक रूप से भी उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि समाज में सब भेदभाव न हो और गरीब और अमीर का फासला दूर किया सके। और इस सभी से क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा। कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा। जॉन रॉल्स का मानना है कि इन सभी चीजों से यदि न्याय में हम नैतिक सिद्धांत की बात करेंगे, आदर्श की बात करेंगे, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो इन सभी से एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा और उसमें सभी व्यक्ति, चाहे वे किसी धर्म जाति के हो, सभी आराम से अपना कार्य कर सकेंगे और कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी तरह उन्होंने एक सिद्धांत दिया है अज्ञानता के पर्दे। अज्ञानता के पर्दे यानी उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जो उसका अज्ञान है उसे दूर करना चाहिए, उसके अज्ञानता के पर्दे को हटाना चाहिए और वह समाज में सभी तरह से क्या होना चाहिए, अज्ञानता से मुक्त होना चाहिए। यानी यदि उसे समाज में
न्याय चाहिए तो उसे अपनी स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में और आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सकेगा, अपनी अज्ञानता को दूर कर सकेगा और अज्ञानता के पर्दे को हटा सकेगा। इसी तरह से वह क्या करेगा, जो सब भेदभाव होता है उस भेदभाव को दूर कर सकेगा और वह समाज में समान तरह से रह सकेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत में भारतीय चिंतन में न्याय, यानी किस तरह से भारत में जो न्याय है वह उसके विचारकों ने क्या क्या बातें कही है। भारतीय चिंतन में न्याय, जब हम भारतीय चिंतन में न्याय की बात करते हैं तो इसमें भी प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक काल आदि अलग अलग विचारक आते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो विचारक हैं मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज एवं विदुर, इस तरह से ये जो 6 विद्वान हुए इन्होंने भारतीय चिंतन में न्याय की व्याख्या की है और इन्होंने भी प्राचीन जो परंपरा चली आ रही है धर्म के आधार पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन्होंने भी मुख्य रूप से धर्म को ही क्या माना, न्याय माना है। इन विद्वानों ने, इन सभी विद्वानों में एक बात समान है, इन्होंने कहा है कि न्याय को निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए, के आधार पर राज्य में लागू करना चाहिए। यानी जो विद्वान है, भारतीय विद्वान, इनका ये कहना है कि जो हमारा न्याय है, भारतीय जो न्याय है उसमें क्या होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज में सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यदि भेदभाव होगा, पक्षपात होगा तो कोई भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने निष्पक्षता की बात कही है, ताकि निष्पक्षता का आधार पर क्या हो, राज्य लागू करे और राज्य का विकास भी हो सके। अब हम भारतीय संदर्भ में न्याय के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। न्याय के विभिन्न रूप यानी कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं, रूप हैं, उसके बारे में। भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय के जो रूप हैं उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने रूप है इसके, 5 रूप हैं, 5 रूप हैं। पहला आ जाएगा नैतिक न्याय।
नैतिक न्याय। दूसरा आ जाएगा कानूनी न्याय। कानूनी न्याय। इसी तरह तीसरा आ जाएगा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। फिर चौथा आ जाएगा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। पांचवा आ जाएगा आर्थिक न्याय। इस तरह से हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय के 5 रूप बताए गए हैं। इन रूपों में सर्वप्रथम नैतिक न्याय की बात कही गई है, इसके बाद कानूनी न्याय, इसके बाद राजनीतिक न्याय, फिर इसके बाद सामाजिक न्याय और फिर अंत में आर्थिक न्याय। इस तरह से 5 भागों में हमारे भारतीय चिंतन में न्याय को बांटा गया है। इसको हम 5 रूप भी कह सकते हैं और 5 क्षेत्र भी कह सकते हैं। सर्वप्रथम नैतिक न्याय की बात करते हैं तो नैतिक न्याय के अंतर्गत चिंतन, सत्य, करुणा, समानता आदि तत्व इसमें आते हैं। यानी नैतिक न्याय के अंदर यदि कोई नैतिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें चिंतन भी करेंगे और सत्य, करुणा और समानता ये हमारे इसमें मूल चीजें आएगी, ताकि जो हमारे नैतिक आदर्श हैं, जो हमारे नैतिक गुण हैं, उसके आधार पर हम क्या करें, नैतिक न्याय कर सकें। जो व्यक्ति सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। किसके आधार पर? चिंतन के आधार पर, सत्य के आधार पर, करुणा के आधार पर, समानता के आधार पर। इस तरह से हम इसे नैतिक न्याय कहेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कानूनी न्याय की, यानी कानून के अंतर्गत रहकर, कानून के दायरे में रहकर हम किस तरह से लोगों को न्याय दिला सकते हैं। इस कानून न्याय के अंतर्गत जो राज्य के नियम हैं, राज्य के नियमों की पालना करना, यानी इस तरह के न्याय में ये बात कही जाती है कि जो हमारे राज्य के नियम हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, पालना करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमारे अधिकार, कर्तव्य और नियमों का उल्लंघन करता है, उन्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और इसी को हम कानूनी न्याय भी कहते हैं। फिर तीसरा आ जाएगा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में बिना किसी भेदभाव के हमें क्या करना चाहिए, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। इसमें मताधिकार, अभिव्यक्ति, यानी हमें मत देने का अधिकार दिया गया है, और अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार। इस तरह से हमें राजनीतिक न्याय दिया गया है, जिसमें हमें मुख्य रूप से मताधिकार के बारे में और बिना किसी भेदभाव के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्वोच्च पद पर हम पहुंच सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। फिर चौथा आ जाएगा सामाजिक न्याय, यानी समाज में कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग क्या है, समान है, ना कोई जाति भेदभाव है, सभी लोग क्या है, समान है। तो इसमें हम समानता की बात करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना भेदभाव के। तो इस तरह से सामाजिक न्याय में सभी लोग समान हैं और उनमें समानता की क्या है, तो समानता के कारण क्या हो, भेदभाव को मिटाया जा सकता है।
ना कोई जाति व्यवस्था है, सभी लोग समान रहते हैं। फिर लास्ट में आ जाएगा पांचवा वाला आर्थिक न्याय, यानी जो हमारे समाज में जो गरीबी है और अमीरी है किस तरह उसको हम दूर कर सकें, उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, सभी को आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। जो सही है उसको न्याय मिले और जो गलत है उसको दंड मिले। इस तरह से ये किसके आधार पर, आर्थिक न्याय के आधार पर, या ना कोई अमीरी और गरीबी की कोई नहीं होनी चाहिए। अमीरी व गरीबी की जो खाई है उसको दूर करना है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इस तरह से हमारा जो अध्याय फर्स्ट अध्याय कंप्लीट होता है।